नमस्कार साथियों, ग्रोथ मोड एजुकेशन के इस यूट्यूब मंच ग्रोथ मोड यूपीएससी पर मैं ध्रुव जानी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस विशेष श्रृंखला के एक और उपाख्यान के तहत एक और कानून को देखना है जो कि अपने आप में महत्वपूर्ण है, साथ ही में विनियमनकारी स्वभाव का है। जैसे आपको टाइटल दृश्यमान है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 यानी कि माहिती एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है, क्योंकि अपने आप में जो नया एक परिदृश्य जन्मा है इस डिजिटल युग में उसको विनियमित करता है, सरकार को शक्ति देता है उसको विनियमित करने की, साथ ही में उसे मान्यता प्रदान करने की। तो देखेंगे अपने आप में वाजपेयी की सरकार के द्वारा लाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है जो कि अपने आप में महत्वपूर्ण क्षेत्र को समर्पित है, उसको विनियमित करता है। प्लस जैसे आपको मालूम है कि यह पूरी श्रृंखला अपने आप में 75 वर्ष जो हमारे आज़ादी के हैं, जिसके तहत अलग अलग कानूनों ने आज के भारत के निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है, उनको समर्पित है, उनका यहाँ अध्ययन किया जाता है। तो यह पूरी श्रृंखला हमारी इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को समर्पित है। साथ ही ये तो बात रही यूट्यूब की, अगर चीज़ों को आपको पढ़ना है तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, आज ही विजिट कीजिए growthmodeeducation.com। वहाँ आपको सारी चीज़ें इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग्स मिलेगी, और चाहे आप अंग्रेजी माध्यम के हो चाहे आप हिंदी माध्यम के हो, आपकी अनुकूल भाषा में वहाँ कंटेंट जो है वो उपलब्ध है। तो आप ब्लॉग्स के साथ ऐसे अलग अलग जो यहाँ ग्रोथ मोड यूपीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जो चीज़ें जिसकी चर्चा होती है उनके ब्लॉग तो पढ़ ही सकते हैं, मगर अन्य जो परीक्षा संबंधी संसाधन है उसके उस तक भी आप पहुंच सकते हैं, उस तक भी आपका आप जो है एक्सेस बना सकते हैं। तो आप आज ही हमारी वेबसाइट के साथ जुड़िए और लॉगिन कीजिए, रजिस्टर कीजिए, आपका आईडी बनाइए और अन्य संसाधन जो है परीक्षा संबंधी इंक्लूडिंग दिस वहाँ तक पहुँच पाई है। प्लस यह पूरी जो श्रृंखला है वो इस पुस्तिका के ऊपर आधारित है। हमारे पास यहाँ फिजिकल फॉर्म में भी यह पुस्तिका उपलब्ध है, बहुत ही फाइनली क्राफ्टेड है, बहुत ही फाइनली डिजाइंड है, और न केवल संधि सेवा के जो छात्र है, जो महत्वाकांक्षी छात्र है उनको ही उपयोगी है, मगर उनके साथ जो न्यायिक परीक्षा के छात्र हैं उनको भी उपयोगी है, एवं जो जिज्ञासु नागरिक है जिनको ऐसे पॉलिटी एंड गवर्नेंस के तत्वों में थोड़ी जिज्ञासा है, उनको भी यहाँ चीज़ें जो है वो महत्वपूर्ण है उनके लिए और मददरूप भी साबित हो सकती है। प्लस यह पुस्तिका अपने आप में 12 विभागों में विभाजित है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए, और प्रति क्षेत्र के अलग अलग यहाँ विभाग किए गए हैं। आज नया विभाग है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके तहत आज का यह कानून देखना है। बहुत ही छोटा विभाग है, संक्षिप्त है, मात्र और मात्र 2 अधिनियमों से बना है, जिनमें एक यह IT एक्ट 2000 और एक इसके पश्चात टेलीग्राफ एक्ट के ऊपर हमें बात करनी है, जो कि अपने आप में कॉलोनियल रिजाइम का है। तो ये 2 ही यहाँ इस भाग 9 के है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ नोंद लेनी है। साथ ही GS पेपर 3 के साथ यह मुद्दा जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी वहाँ जो है उस पाठ्यक्रम उस खंड में है, GS पेपर 3 के सामान्य अभ्यास के। तो यहाँ अब हमारी मूल चर्चा शुरू करेंगे। सेम मॉडल्स ऑपरेंडी से चीज़ों को देखेंगे, जिनमें हमें इंट्रोडक्शन से शुरू करना है, बैकग्राउंड देखना है, फिर उसके जो मुख्य उद्देश्य है उनको समझना है, मुख्य उद्देश्यों के बाद प्रमुख प्रावधानों को देखना है, और अंत में इसमें कोई संशोधन हुए है तो उसको देखना है, और हमें इसकी आलोचना एवं इसके महत्व के बारे में यानी इसके क्रिटिसिज्म और इम्पोर्टेंस के बारे में बात करनी है, चीज़ों को समझना है। तो शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन से। चीज़ें जो है हमें देखनी है, और यह पूरा का पूरा माइंड मैप के जरिए हमें देखना है, ठीक है। 2 बिंदु में जो है यहाँ माइंड मैप आएंगे, जिनमें इंट्रोडक्शन शामिल है और बैकग्राउंड है। तो देखेंगे इंट्रोडक्शन का पहला बिंदु क्या कहता है। IT Act 2000 was passed in India to keep up with growing need for ratifying online transaction and for development of e-commerce। Yes, तो यहाँ ratifying यानी कि उनको एक प्रकार की मान्यता प्रदान करना ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स की, जो कि अपने आप में अब भविष्य होने वाली है। देखिए, भारत की अगर बात करें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत बहुत ही पीछे है, बहुत ही आप कह सकते हो कि बैकवर्ड है, क्योंकि यहाँ हम लोग इसके ढांचे की बात कर रहे हैं, इसका स्टैट्यूटरी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, वहीं जो पश्चिम के देश है वे ऑनलाइन वाणिज्य कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। तो हम लोग इतने पीछे हैं, मगर फिर भी हमें यहाँ इस क्षेत्र को विनियमित करने के लिए, इस क्षेत्र को मान्यता देने के लिए कोई ऐसे कदम उठाने जरूरी थे, जिसके तहत यहाँ यह कदम उठाए गए हैं। तो 2 चीज़ें हैं मुख्यतः, एक तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स को रेटिफाई करने के लिए, और दूसरा ई-कॉमर्स को यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य है उसको यहाँ बढ़ावा देने के लिए, उसको एक प्रकार से प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ चीज़ें लागू करने का जो है एक लागू करने की व्यवस्था की गई है। देन दूसरे बिंदु में कहा गया है इंडिया वॉज टेक्नोलॉजिकली अंडर डेवलप्ड कंट्री वेर एज अराउंड द वर्ल्ड कंट्रीज स्टार्टेड कंडक्टिंग बिजनेस ऑनलाइन, जिसका जिक्र मैंने किया। तो यहाँ भारत अपने आप में इस बारे में बैकवर्ड है, क्योंकि पश्चिम के देश अन्य विकसित राष्ट्र जो है वो अपने आप में ऑनलाइन वाणिज्य की दिशा में फिलहाल चल रहे हैं।
और कई सालों से चल रहा है। देन वेरियस इश्यूज फेस्ड अराउंड द वर्ल्ड बाय ट्रेडर्स व्हेन अंडरटेकिंग दिस बिजनेस एक्टिविटीज। यस, क्योंकि कोई रेगुलेशन नहीं था। ठीक है, अगर वैश्विक दृष्टि से देखें तो कोई रेगुलेशन नहीं था जो कि अपने आप में ऑनलाइन चीजों को विनियमित करे, ऑनलाइन चीजों को मान्यता प्रदान करे, उन्हें एक स्टैट्यूटरी बैकअप प्रदान करे। तो यहाँ अब यूनाइटेड नेशन जो है वो हरकत में आएगा। यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक ऐसा मॉडल कानून बनाया गया जिसमें से जो राष्ट्र है वो अपने अनुकूल उनमें से प्रावधान जो है वो ले सके। तो इस तरीके से यूनाइटेड नेशन के हस्तक्षेप से एक वैश्विक मॉडल कानून तैयार हुआ, जिसको आधार बनाकर अलग अलग राष्ट्रों ने अपने यहाँ कानून बनाए, जिनमें एक भारत भी शामिल है। Therefore, United Nations drafted a model law that would act as a guide for the countries to draft a domestic legislation and promote a security and trust in the electronic commerce. Yes, तो यहाँ अब यूनाइटेड नेशन जो है वो हरकत में आ गया, क्योंकि दिन प्रतिदिन डिजिटलीकरण जो है वो जो है बहुत ही तेजी से हो रहा है इस युग में। इनफैक्ट इस युग को ही डिजिटल युग कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ वाणिज्यिक प्रवृत्ति भी इस प्लेटफॉर्म पर बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी, जिसको यहाँ विनियमित करना, जिन्हें मान्यता देना अब समय की मांग हो गई थी। इसलिए यूनाइटेड नेशन अब हरकत में आ गया और एक ड्राफ्ट लॉ उन्होंने बनाया कि भाई अगर ई कॉमर्स और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के साथ जो है या उसको मान्यता देनी है आपके देश में, आपकी टेरिटरी में, तो आप यह प्रकार का कानून बना सकते हैं, जिनमें से प्रति सभ्य राष्ट्र ने, संयुक्त जो है महासभा के प्रति सभ्य राष्ट्र ने यहाँ से अपने अनुकूल प्रावधानों को लिया और अपने देश के लिए, अपनी टेरिटरी के लिए ऐसे कानूनों को बनाया। फिर उसके पश्चात इंडिया इन ईयर 2000 पास्ड द आईटी एक्ट टू ईज यूज ऑफ साइबर स्पेस एंड डेवलप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विद इन इंडिया। यस, तो अब भारत की भी बारी थी। भारत को भी इस जो प्रवाह था या प्रवाह जो फिलहाल है इस डिजिटल युग में, उसके साथ कदम से कदम मिलाना था, जिसके लिए यहाँ भारत ने अपने लिए एक नीति तैयार करी या एक ऐसा कानून तैयार करा, जिनमें साइबर स्पेस के उपयोग का भी ख्याल रखा गया और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है उसके विकास का भी यहाँ ध्यान रखा गया। देन आफ्टर एक्ट कंटेन्स 13 चैप्टर्स कवरिंग लीगल इश्यूज कंसर्निंग। यस, तो अगर कानून के बारे में देखें तो 13 अध्यायों में पूरा कानून विभाजित है, जिनमें अलग अलग जो है धाराएं भी दी गई है और साथ ही में यहाँ कुछ लीगल ऐसे इश्यूज भी है, कुछ ऐसा न्यायिक प्रश्न, न्यायिक समस्याएं भी है, जिनके ऊपर भी इस कानून में चर्चा की गई है, जिनमें इंक्लूडेड है ई कॉन्ट्रैक्ट्स, ट्रांजैक्शंस, कम्युनिकेशंस, साइबर सिक्योरिटी, साइबर ऑफेंसेस एक्सेट्रा। तो कुल मिलाकर जो चीज़ों का आज दिन तक प्रश्न नहीं था, उन चीज़ों को या उन चीज़ों का जो है जवाब देने का या उन प्रश्नों का जवाब देने का अब यहाँ इस कानून ने प्रयत्न किया है। फिर इट ऑल्सो कंटेन्स 2 शेड्यूल्स, यानी कि इसकी 2 अनुसूचियां भी है, जिनमें प्रथम अनुसूची में कहा गया है कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एंड ट्रांजैक्शंस ऑन विच द एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। यस, ऐसी कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर यह कानून लागू नहीं होता, वो अनुसूचित प्रथम में जो है सूचित की गई है, यानी कि इट इज लिस्टेड इन द शेड्यूल 1 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। और सेकंड शेड्यूल में कहा गया है इट लेज डाउन द प्रोसीजर ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन। यस, इलेक्ट्रिक सिग्नेचर, क्योंकि अब युग जो है वो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक होता जा रहा है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक सिग्नेचर को भी अब जो है बढ़ावा देने का प्रावधान हुआ। इनफैक्ट आज तो डिजिटल सिग्नेचर के युग में हम लोग जी रहे हैं, जो कि इस इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का अपर वर्जन है। ठीक है, तो यहाँ यह पूरी प्रवृत्ति का विनियमन जो है वो यहाँ इस कानून के द्वारा ही किया जाता है। तो यह सरकार का एक, कह सकते हो कि एक हथियार है इस पर्टिकुलर क्षेत्र, उपक्षेत्र को विनियमित करने के लिए। सरकार ऐसे कानूनों को उपयोग में लेकर ऐसे क्षेत्रों को विनियमित करता है, ऐसी चीजों को मान्यता प्रदान करती है। देन आफ्टर, तो ये सारी चीजें थी जो कि यहाँ हमें इसके परिचय में देखनी थी। अब आगे इसकी पृष्ठभूमि देखनी है कि इस कानून का इवोल्यूशन कैसे हुआ, यह कानून ने जो पूर्ण स्वरूप है वो धारण कैसे किया। जिनमें सबसे प्रथम है इंडियन इकोनॉमी वाज गेटिंग डिजिटाइज्ड डे बाय डे, और न केवल मात्र भारतीय अर्थतंत्र मगर पूरा वैश्विक अर्थतंत्र। ट्रेडर्स हैड रियलाइज्ड द इंपॉर्टेंस एंड एक्सटेंट ऑफ बिजनेस दे कुड रीच विद द डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन। यस, और डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है वो अपने आप में आप कह सकते हो कि दे आर फैसिलिटेटिंग। ठीक है, वे अपने आप में एक प्रकार की फैसिलिटी प्रदान करते हैं कोई भी पार्टी को, कोई भी इन्वॉल्व पार्टी को इस पूरे ट्रांजैक्शन में। तो ऐसा केस में जो ट्रेडर्स है वो भी अपने आप में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन डीलिंग के ऊपर लीन होंगे, साथ ही डिजिटल ट्रांजैक्शन की पहुंच भी बहुत ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ऐसे कारणों की वजह से जो व्यापारी पूरा जो समूह था वो भी अब धीरे धीरे
ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के ऊपर अधीन होने लगा। तो यहाँ अब भारत को एक, आप कह सकते हो कि एक न्यूट्रल और रेगुलेटिंग ऐसी नीति या ऐसा कानून की जरूरत थी। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स हेल्प ट्रेडर्स इन वेरियस वेज लाइक, यस, तो अब दूसरी बाजू कंप्यूटर्स जो है उनका उदय हुआ, कंप्यूटर्स जो है वे उनकी शोध हुई, ये एक क्रांतिकारी शोध मानी जाती है। जो कुछ चंद शोध क्रांतिकारी मानी जाती है मानवता के लिए, उनमें से एक कंप्यूटर शामिल है, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा आविष्कार था और इसने पूरे विश्व का जो स्वरूप है वो बदल के रख दिया। पूरे विश्व के जो अलग अलग क्षेत्रों के ट्रांजेक्शन्स थे, ठीक है, उनको बदल के रख दिया और यहाँ एक नया कल्चर दिया जिनमें मेंटेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो है वो भी इलेक्ट्रॉनिकली ही जो है मेंटेन होंगे। कोई कागज, कोई जो है फिजिकल स्पेस की जरूरत नहीं होगी। देन आफ्टर कंक्लूडिंग मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस, बैंक के द्वारा बैंकिंग सिस्टम जो है वो आज अपने आप में संपूर्णतः डिजिटलीकरण हो गया है बैंकिंग सिस्टम का, आई मीन, ठीक है। तो वो भी होने लगा इंटरनेट कनेक्टिविटी, और उसमें इंटरनेट आया तो इंटरनेट कनेक्टिविटी से ई कॉमर्स जो है उसको भी बढ़ावा मिलना शुरू हुआ, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो पूरा कल्चर था ट्रेडिंग का वो यहाँ कंप्यूटर और इंटरनेट ने बदल कर रख दिया। तो अब सरकार को भी यहाँ इसके साथ कदम से कदम मिलाने आवश्यक है, अनिवार्य है। बट लैक ऑफ लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क इन द कंट्री फॉर प्रोवाइडिंग रिकॉग्निशन टू सच ट्रांजेक्शन, मगर तब तक भारत में देयर वाज अ लेजिस्लेटिव वैक्यूम, कोई प्रकार का ऐसा कानून नहीं था, कोई स्टैट्यूटरी बैकअप नहीं था, शून्य अवकाश था ऐसे ट्रांजेक्शन्स को मान्यताएं दे, या जो है इन ट्रांजेक्शन्स में जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हो उन्हें फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज जो है गिना जाए, ऐसा कोई प्रावधान जो है वो यहाँ मौजूद नहीं थे। कुल मिलाकर देयर वाज अ लेजिस्लेटिव वैक्यूम। फिर आखिरी बिंदु जो है बैकग्राउंड का वो कहता है कि देयरफॉर टू प्रोवाइड रिकॉग्निशन टू सच ट्रांजेक्शंस एंड रिकॉर्ड्स स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक सिग्नेचर gave way to draft IT बिल 1999 which finally converted into the act in year 2000। यस, तो जब यह कानून बना तो बहुत ही जो प्राथमिक उद्देश्यों के साथ इसको बनाया गया था, जिनमें एक तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात शामिल है और दूसरी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स को मान्यता प्रदान करने की बात शामिल है। तो यहाँ दो चीजों को प्राथमिक रूप से गिनकर यह कानून को हमारे सामने लाया गया। 1999 में इसका ड्राफ्ट यानी कि मसौदा तैयार हुआ और वर्ष 2000 में इसको फाइनली लागू कर दिया गया। इट बिकेम एन एनेक्टमेंट, ठीक है। तो ये इसके उद्भव की कहानी है, उद्भव की बात है। अब हमें इसके उद्देश्यों को देखना है। दो बिंदु हमें इसके उद्देश्य विभाजित है जिनको हमें देखना है, दोनों ही अलग अलग है। एक में जो है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की बात की गई है, ईज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक या ईज ऑफ इंटरनेट यूजेज की बात की गई है, और दूसरे में इनको मान्यता प्रदान की गई है। देखेंगे सबसे प्रथम में कहा गया है कि द IT 2000 एक्ट वाज एनेक्टेड विद द प्राइमरी objective of granting legal recognition to electronic commerce which involves a plethora of issue like electronic transactions and electronic communication। yes, तो यहाँ इसको प्राइमरी यानी कि प्राथमिक इसका उद्देश्य यही था कि भाई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स को मान्यता प्रदान करे और जो एक ढेर पड़ा है समस्याओं का इस क्षेत्र को संबंधी या इस उपक्षेत्र को संबंधी, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड सम इश्यूज है, सम कंसर्न्स है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन रिलेटेड सम इश्यूज और कंसर्न है, तो उनको यहाँ एड्रेस करने के लिए यहाँ ये कानून प्राथमिक रूप से लाया गया था। दूसरा बिंदु कहता है द अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट इंक्लूड्स ग्रांटिंग ऑफ लीगल रिकॉग्निशन टू द डिजिटल सिग्नेचर्स, जो आज के युग में जो है जिसका उपयोग बहुत ही भारी मात्रा में किया जा रहा है, फैसिलिटेटिंग इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स एंड अदर एजेंसीज। आजकल आप लोग जो है सुनते हो या आपने भी ऑनलाइन आपके रिटर्न्स भरे हैं, ठीक है। तो यह सारी चीजें जो है वो यहाँ इस कानून के द्वारा शक्य बन पाई, कानून के द्वारा अस्तित्व में आ पाई, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। फैसिलिटेटिंग स्टोरिंग ऑफ डेटा इलेक्ट्रॉनिकली, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू ट्रांजेक्शंस कंडक्टिंग ऑनलाइन फॉर फंड ट्रांसफर बिटवीन बैंक्स, एंड लास्टली अमेंडिंग द इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पिनल कोड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्योंकि यहाँ इन सारे जो है कानूनों में भी हमें कुछ संशोधन करने पड़े ताकि यहाँ ईमेल्स को, सपोज यहाँ इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें तो ईमेल्स को एज अ प्रूफ लेना, ठीक है, वो यहाँ इस कानून की जो है एक व्यवस्था है, इस कानून के एक संशोधन की व्यवस्था है। तो यहाँ इंडियन एविडेंस एक्ट में संशोधन करना अनिवार्य है। आईपीसी में कोई ऑनलाइन फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो, कोई फोर्जरी हो, ठीक है, तो उसे एस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ आईपीसी में भी फेरफार करने अनिवार्य है। सेम गोज विथ आरबीआई, क्योंकि आरबीआई को भी डिजिटल होना पड़ेगा बिकॉज इट इज बैंकर्स टू द बैंक, इनफैक्ट इट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ इसको भी विनियमित करने के लिए, डिजिटल बनने के लिए
आरबीआई एक्ट 1934 में भी कुछ संशोधन किए गए इस कानून के कॉन्टेक्स्ट में। तो इन उद्देश्यों के साथ यहाँ ये कानून को लाया गया था। अब हमें कुछ प्रावधानों के तहत गुजरना है इस कानून के अलग अलग अध्यायों में। चीज़ें जो है वो है, मगर हमें यहाँ जो कुछ महत्वपूर्ण अध्याय है, इनमें से जो कुछ महत्वपूर्ण धाराएं हैं, उनका मतलब, उनका भाव हमें यहाँ समझना है। जिनमें सबसे प्रथम अध्याय में कहा गया है डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, जो आज दिन तक या जो आज का जो आज का कॉमर्स का धीरे धीरे बेस बन रहा है, क्योंकि अपने आप में कॉमर्स जो है वो अब धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक होता जा रहा है। ठीक है, इट इज ग्रेजुअली प्रोग्रेसिंग, बट दो इट इज प्रोग्रेसिंग। अब उसमें सबसे प्रथम बिंदु कहता है द एक्ट डिफाइंस अ सब्सक्राइबर अंडर सेक्शन 2ZG एज अ पर्सन इन हुज नेम द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज इश्यूड। यस, तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट धारक को सब्सक्राइबर कहते हैं इस कानून के तहत, और इस कानून की धारा 2 सब क्लॉज ZG के तहत। Then electronic signature involves authentication of a document by a subscriber using the technique as laid down by the second schedule of the act and a digital signature। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर अपने आप में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी फर्म को मिल सकता है। इन्हें इस कानून की जो दूसरी अनुसूची है उसकी जो उसमें जो प्रक्रिया प्रस्थापित की गई है, अगर उसके तहत वो डॉक्यूमेंटेशन कर दे तो उन्हें डिजिटल सिग्नेचर जो है आवंटित किया जा सकता है, उन्हें एलोकेट हो सकता है। ठीक है, तो ये बात रही यहाँ डिजिटल सिग्नेचर की। तीसरा बिंदु इसमें कहता है कि इट कैन बी यूज्ड बाय एनी पर्सन टू बी अफिक्स्ड ऑन एनी डॉक्यूमेंट टू ऑथेंटिकेट द सेम एंड इज डन अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट। तो कोई भी व्यक्ति के द्वारा जो है ये प्राप्त की जा सकती है और इसका उपयोग भी प्रीफिक्स के स्वरूप में हो सकता है इस कानून की धारा 3 के तहत। देन एनी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट कैन ऑल्सो बी ऑथेंटिकेटेड बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एज मेंशन्ड अंडर द प्रोविजन लेड डाउन इन द सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट। यानी कि यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को अब ऑथेंटिकेट भी यहाँ सिग्नेचर के द्वारा ही किया जाएगा। तो यही सारी चीजें यहाँ इस कानून के द्वारा ही प्रस्तावित की गई है। और जैसे यहाँ आपको दिख रहा है सेक्शन 3A इसकी बात करता है, तो आपको समझना है कि जो सब क्लोजेज होते हैं, ठीक है, 99.99% में जो सब क्लोजेज होते हैं वो बाद में अमेंडमेंट के द्वारा या बाद में संशोधन के द्वारा उसको उमेरा जाता है, उसको ऐड किया जाता है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी। सामान्यतः हम यह समझ सकते हैं कि यह धारा मूल कानून में उपलब्ध नहीं होगी, ठीक है, मगर फिर बाद में इसको इसमें डाला गया होगा। देन दूसरे अध्याय में इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की बात की जाती है। और इनफैक्ट आज जब से 2014 से नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, तो उन्होंने ई गवर्नेंस के क्षेत्र में बहुत ही जो है आप कह सकते हो कि अभूतपूर्व काम किया है और लगभग सारी मिनिस्ट्रीज को इलेक्ट्रॉनिकली इंटरेक्ट करने का एक प्रकार से एक कल्चर क्रिएट किया है। तो ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए, मगर वो सारी चीजें यहाँ इस कानून के तहत ही शक्य बनी है। अन्यथा अगर ये कानून नहीं होता तो वो सारी चीजें गवर्नमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक जो सुशासन शासन का जो एजेंडा है वो लगभग जो है अपने आप में सफल नहीं हो पाता। ठीक है, तो देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस में एन एंटायर चैप्टर ऑफ दिस एक्ट इज चैप्टर 3 हैज बीन डेडिकेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट एंड प्रोवाइड्स फॉर अ प्रोविजन दैट वुड हेल्प इन इफेक्चुएटिंग कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। यस, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को मान्यता प्रदान करने के लिए और उसे अपने आप में एक प्रकार से लेजिस्लेटिव स्टैट्यूटरी आप कह सकते हो कि बैकअप प्रदान करने के लिए यहाँ जो है ये चैप्टर है इस कानून में। और इससे शासन की जो प्रक्रिया है सरकार के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूट से या इलेक्ट्रॉनिक रास्ते से वो लगभग आसान बन जाएगी। देन सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट of there is a requirement to provide something in a hard copy and of it is made available in an electronic form, the e-form shall be equally admissible। Yes, section 4 of this act says that जो फिजिकल चीज है या फिजिकल जो दस्तावेज है अगर वो इलेक्ट्रॉनिकली उपलब्ध है तो दोनों समकक्ष माने जाएंगे, दोनों की जो गुणवत्ता है वो भी समकक्ष ही मानी जाएगी। द ई फॉर्म शुड बी इन अ फॉर्मेट दैट इज एक्सेसिबल फॉर फ्यूचर रेफरेंस एज वेल। तो ये ई फॉर्म संबंधी एक प्रावधान है जो कि किस स्वरूप में होना चाहिए उसके साथ डील करता है। फिर सेक्शन 5 gives the recognition to digital signatures by stating that the requirement of signature can be equally fulfilled by affixing a digital signature। तो यहाँ डिजिटल सिग्नेचर को भी मान्यता प्रदान करने के लिए अलग अलग धाराओं में व्यवस्था की गई है। बहुत ही जो है यहाँ एकदम आसानी से चीज़ों को समझने का प्रयास किया गया है और बताया गया है कि इस उपक्षेत्र में या इस क्षेत्र संबंधी जो कोई भी तत्व है उनको यहाँ मान्यता प्रदान की जाएगी। और
ऐसा ही यहाँ प्रयास किया जाएगा कि पूरा का पूरा पूरी की पूरी जो शासन व्यवस्था है या गवर्नेंस है वो अपने आप में डिजिटल हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक हो जाए। Then Section 6 allows for electronic filing and application of license, permit, sanction, etc. to any government office or authority. आज जितनी भी चीज है, जितनी भी सरकारी सेवा है, आप ऑनलाइन प्राप्त कर रहे हो या प्राप्त कर सकते हो, वो सारी यहाँ इस कानून के तहत ही अधीन है या इस कानून के ऊपर ही आधारित है, क्योंकि यहाँ इस कानून में इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के प्रोविजंस किए गए, प्रावधान किए गए, तब जाके सरकार जो है वो वहाँ पोर्टल एस्टेब्लिश कर पाई, वहाँ से जो है इंटरेक्शन कर पाई, अन्यथा वो नहीं कर पाती। Then the government has been given the power to make rules for such filing along with the appropriate fees it requires। तो ये तो सारी प्रोसीजरल माहितियां हैं जो कि अपने आप में ये सारी शक्तियां सरकार में निहित है, केंद्र सरकार में निहित है। Then the act also allows the retaining of documents electronically, efficient delivery of service to the public through means of computer, ऑडिटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, पब्लिकेशन ऑफ रूल्स रेगुलेशन बाई लॉ, सारी चीजें, सारी जो सरकारी मशीनरी है वो अपने आप में इलेक्ट्रॉनिकली काम करना शुरू कर दे, वही इस कानून का मूलभूत उद्देश्य है। चाहे वो भारत का राजपत्र हो, चाहे वो ऑडिटिंग लेखा परीक्षा की बात हो, कोई भी चीज हो, वो सारी चीजें ऑनलाइन ही जानी चाहिए, वो सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिकली ही कंक्लूड होनी चाहिए, वो इस कानून का भावार्थ है। देन तीसरे बिंदु में यहाँ कंट्रोलर के बारे में बताया गया। कंट्रोलर एक अधिकारी है जो कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इस अध्याय में इस पर्टिकुलर पद संबंधी जो सर्विस कंडीशंस है उसको रिलेटेड यहाँ बातें की गई है। पहले तो कौन हो सकता है, उसकी एलिजिबिलिटी, फिर उसकी सर्विस कंडीशन इत्यादि चीजों के ऊपर यहाँ इस अध्याय में बात की गई है। देखेंगे सबसे प्रथम द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी along with the other assistant or deputy controllers। yes, तो दिस बॉडी कैन बी डिटरमाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर नीड। ठीक है, जहां जितनी जब जरूरत हो तब यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस बॉडी के जो है नंबर ऑफ मेंबर्स को अल्टर किया जा सकता है, और उसमें एक कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज मुख्य रहेंगे, उनके साथ अन्य डेप्यूटी रहेंगे। प्लस इनका मुख्य काम डिजिटली सिग्नेचर्स आवंटित करना है। डिजिटल सिग्नेचर्स के जो डॉक्यूमेंट है उन्हें जो है पहले तो देखना है, उनका रिव्यू देना है, उन्हें ऑथेंटिकेट करना है, फिर बाद में सिग्नेचर्स जो है वो इश्यू करनी है। These controllers are perform various functions such as supervise the activity of certifying authority, certifying यानी कि digital signature certificate authority, lay down standards for authority, specific conditions that are necessary for electronic signature certificate and public key, resolve conflict between the certifying authority and the subscriber। yes, तो कुल मिलाकर यह जो सर्टिफाइंग की जो पूरी प्रक्रिया है वो यहाँ कंट्रोलर के द्वारा उसके ऊपर नियंत्रण रखा जाएगा, क्योंकि अपने आप में उनका नाम ही कंट्रोलर है। तो उन्हें जो है अप्रोप्रिएट जिम्मेदारी के साथ उन्हें अप्रोप्रिएट पावर्स भी दिए होंगे इस कानून के द्वारा ही। एंड अदर फंक्शंस, आई एम सॉरी, टू परफॉर्म अदर फंक्शंस एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 18 ऑफ द एक्ट। The controller has also powers to recognize any foreign certifying authority by prior approval of the central government। yes, तो यहाँ कंट्रोलर के पास यह पावर भी होता है कि वो कोई विदेशी ऐसी सर्टिफाइंग अथॉरिटी को मान्यता प्रदान करे, मगर उसके पहले उन्हें केंद्र सरकार के साथ विचार विमर्श करना आवश्यक है। फिर द कंट्रोलर shall receive application for granting license to issue digital signature certificate to certifying authority and after assessing the requirement and qualification may issue the same। तो ये इसका मूल काम है, यह प्रक्रिया को नियंत्रित करना। The license is valid for a limited period and non-transferable and subject to other terms and condition। The controller is given powers to accept, reject and suspend any licenses। yes, तो ये पावर भी कंट्रोलर के पास है, वे किसी को जारी भी कर सकते हैं, कोई लाइसेंस को रद्द भी वे कर सकते हैं, वो सारी शक्तियां कंट्रोलर में निहित होती है। फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स के बारे में है कि वो दरअसल क्या है और किस तरीके से वो प्राप्त किए जा सकते हैं। Any person can make application along with an appropriate fee not exceeding ₹25,000 to a certifying authority for issuing of electronic signature certificate। yes, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जैसे यहाँ बताया गया, कोई भी व्यक्ति यहाँ आवेदन दे सकता है इस अथॉरिटी के साथ, जो कुछ फी तय की गई हो उनके साथ, मगर यहाँ उसकी अपर सीलिंग है, वो फी कोई भी केस में 25,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और वे जो है इस अथॉरिटी के साथ आवेदन कर सकते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के लिए। तो अथॉरिटी में ग्रांट और रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉर द सर्टिफिकेट आफ्टर कंडक्टिंग द नेसेसरी इंक्वायरीज। यस, तो ये तो उसकी एक प्रोसीजर है, अगर प्रोसीजर में एलिजिबल दिखाई दिए तो उन्हें सर्टिफिकेट आवंटित किया जाएगा, उन्हें दिया जाएगा प्रमाण पत्र डिजिटल सर्टिफिकेट का या डिजिटल सिग्नेचर का, आई एम सॉरी।
मगर अगर वो उस एलिजिबिलिटी टेस्ट में, वो उस नेसेसरी इंक्वायरीज में अगर वे पास नहीं होते हैं, फुलफिल नहीं होती, ठीक है, तो इन दैट केस दे कैन रिजेक्ट द एप्लीकेशन टू। फिर पांचवा बिंदु यहाँ कहता है कि पेनल्टी फॉर डैमेज टू कंप्यूटर। यस, तो यहाँ ये भी एक चीज है कि कोई पर्सन के द्वारा कोई अनएथिकल हैकिंग एक्टिविटी की जा रही हो तो यहाँ ऐसे जो है व्यक्तियों को सजा के प्रावधान भी है, जिनमें कहा गया है कि एनी पर्सन हु एक्सेसेस, डाउनलोड्स, इंट्रोड्यूस वायरसेस, डैमेजेस, डिसरप्ट्स, कॉजेस अ डिनायल ऑफ एक्सेस एक्सेट्रा टू अ कंप्यूटर और कंप्यूटर रिसोर्स शैल बी लायबल टू पे कंपेंसेशन टू द पर्सन अफेक्टेड। यस, तो ऐसा व्यक्तियों को यहाँ जो है जुर्माना भरना आवश्यक है। एनी कॉर्पोरेट बॉडी in charge of possessing, dealing and handling any sensitive personal data or information in a computer resource due to negligent implementation causes wrongful loss or wrongful gain to any person would be also liable to pay compensation। yes, तो यहाँ डेटा के बारे में जो है चीजें यहाँ स्पष्ट की गई है, क्योंकि अपने आप में डिजिटलीकरण से और उसमें भी सोशल मीडिया के एडवेंट से आज जो हमारा पर्सनल डेटा है वो एक प्रश्न बन गया है, वो एक समस्या बन गया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति को ही मालूम नहीं होता कि उसका पर्सनल डेटा कोई थर्ड पार्टी के द्वारा उपयोग में लिया जा रहा है और उससे वाणिज्यिक लाभ भी उसको प्राप्त हो रहा है, आर्थिक लाभ भी उसको प्राप्त हो रहा है। और ऐसे काफी सारे इश्यूज हमारे सामने आ गए हैं, ठीक है, जिनमें सबसे बेस्ट इश्यू इसका है कैम्ब्रिज एनालिटिका, जो कि ट्रंप और ओबामा के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में जो कैम्ब्रिज एनालिटिका की जो भूमिका थी, जो कि अपने आप में एक डिजिटल कंपनी है इस युग की, उसके द्वारा फेसबुक से कहा जा रहा है कि करोड़ों यूजर्स का डेटा जो है वो खरीदा गया था, उन्हें एनालाइज किया गया, उन्हें उनकी पसंद नापसंद को एनालाइज किया गया और ऐसे पूरे के पूरे इलेक्शन को जो है अनफेयर बनाया। तो ये बहुत ही बड़ा मामला है। तो ऐसे में यहाँ पर्सनल डेटा के बारे में भी चीजें स्पष्ट की गई है। कहा गया है कि कोई भी बॉडी हो, कॉर्पोरेट, कोई भी सरकारी एजेंसी, संस्था हो, कोई भी ऐसी कंपनी हो, उनके द्वारा अगर व्यक्तियों के पर्सनल डेटा के साथ या उनका काम है अगर, तो उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से वो पर्सनल डेटा हैंडल करना होगा। अगर उस डेटा के उपयोग से किसी को नुकसान या किसी को लाभ हुआ तो उनकी भरपाई यहाँ इनको करनी है, ये जिम्मेदारी है इनकी, ठीक है। तो अपने आप में यह एक पर्सनल डेटा के लिए भी एक संरक्षण प्रदान करने वाला प्रावधान है। फिर इफ ए पर्सन फेल्स टू फर्निश एनी डॉक्यूमेंट टू द कंट्रोलर और सर्टिफाइंग अथॉरिटी शैल बी लायबल टू पे कंपनसेशन ऑफ ए मैक्सिमम ऑफ ₹1,50,000। यस, अगर कोई व्यक्ति के द्वारा कोई दस्तावेज जमा करने में अगर वो असफल रहा कंट्रोलर या सर्टिफाइंग अथॉरिटी के साथ, तो उन्हें जुर्माना हो सकता है, मगर वो 1.5 लाख तक का ही हो सकता है। फिर ए पर्सन फेलिंग टू फर्निश एनी इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट एंड मेंटेन द रिक्वायर्ड रिकॉर्ड विल ऑल्सो लायबल फॉर पेनल्टी। यस, तो कोई भी व्यक्ति कोई इंफॉर्मेशन, कोई माहिती डिस्क्लोज, कोई दस्तावेज डिस्क्लोज करने से रह गया है, चूक गया है, तो ऐसे केस में उन्हें भी कुछ आर्थिक जुर्माना हो सकता है। एनी पर्सन हु कॉन्ट्रावेंस एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट फॉर विच नो स्पेसिफिक पेनल्टी हैज बीन प्रोवाइडेड शैल बी लायबल अंडर सेक्शन 45 ऑफ द एक्ट। यस, तो यहाँ ये भी कहा गया है कि ऐसी कोई भी हरकत जो कि इस कानून के प्रावधानों को उल्लंघित करती हो और उनके लिए सजा का प्रावधान इस कानून में अन्य किसी जगह पर नहीं है, उन्हें इस कानून की धारा 45 के तहत सजा मिल सकती है, इन्हें जुर्माना हो सकता है अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ ब्रेच ऑफ दिस प्रोविजंस, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर द पावर ऑफ एडजुडिकेशन। यस, अब न्याय निर्णय की बारी है। एडजुडिकेशन यानी कि न्याय निर्णय करना, एडजुडिकेटरी अथॉरिटी यानी कि न्याय करने वाला प्राधिकरण। फॉर द अबव मेंशन्ड ऑफेंसेस शैल बी गिवन टू एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ डायरेक्टर। यस, तो यहाँ अपने आप में यहाँ केंद्र सरकार के द्वारा एक अधिकारी, एक अफसर नियुक्त किया जाएगा जो कि डायरेक्टर के पद से नीचे नहीं होगा और उन्हें यहाँ न्याय निर्णय की सत्ता दी गई है। उन्हें कुछ ऐसी सत्ता एवं फर्ज या आप कह सकते हो कि ड्यूटीज दी गई है। द पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर हैज बीन लिमिटेड टू ₹5 करोड़, यानी कि 5 करोड़ तक के मामले जो है वो यहाँ इस जो है अपने आप में इस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त अफसर, डायरेक्टर रैंक अफसर के द्वारा निपटाए जाएंगे या निपटाने का प्रयत्न किया जाएगा। द ऑफिसर शैल आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द डिफेंडेंट इम्पोज द पेनल्टी अपॉन हिम। He has been given powers of a civil court, yes, to conduct such inquiries, yes, यानी कि उन्हें दीवानी अदालत की सत्ताएं प्राप्त है, जिसके तहत वे सिविल प्रोसीजर कोर्ट के तहत यहाँ ऐसे मामलों की सुनवाई कर सकते हैं, ऐसे मामलों का निर्णय प्रदान कर सकते हैं। और यहाँ ये भी एक प्रावधान है कि जो
मामले इस न्याय करने वाले जो अधिकारी है उनके कार्य क्षेत्र में, उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, वो भारत की किसी भी दीवानी अदालत के द्वारा उनके ऊपर सुनवाई नहीं की जा सकती। यानी कि दे शुड बी प्रोसीड हियर ओनली, दे शुड बी प्रोसीड अंडर द adjudication appointed by this particular act. A person cannot be appointed as an adjudication officer until he or she possesses requisite experience in the field of legal and information technology. Yes, तो ऐसे लोगों को यहाँ नियुक्त किया जा सकता है जिनको न्यायिक क्षेत्र में भी जो है अनुभव है, साथ ही में सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी उनका अनुभव है, उन्हें ही यहाँ न्याय निर्णय अधिकारी बनाया जा सकता है या प्राधिकारी बनाया जा सकता है। फिर साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी कि साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण प्राधिकरण, जिनके तहत जो साइबर संबंधी मामले हैं, जो है साइबर संबंधी जो मुकदमे हैं, उनकी सुनवाई होगी, उनके ट्रायल्स यहाँ इस अपीलीय प्राधिकरण में चलेंगे। द एक्ट एस्टैब्लिशेस अपीलेट ट्रिब्यूनल अंडर चैप्टर 10 फॉर द एडजुडिकेशन। ठीक है, appellate tribunal under chapter 10 for adjudication, the telecom dispute settlement and appellate tribunal established under telecom regulatory authority of India यानी कि TRAI 9997 shall act as an appellate tribunal for this act as well. Yes, तो यहाँ 2 in 1 है। ये प्रश्न प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है क्योंकि पूछा जा सकता है कि जो साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल है वो अपने आप में उसका जो मूल स्वरूप है वो निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण है, कौन सी ट्रिब्यूनल है। ठीक है, और 4 और 5 ऑप्शन हमें यहाँ दिए जा सकते हैं। तो उनमें से जो टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट जो ट्रिब्यूनल है जो कि 1997 में स्थापित हुई थी, उसको ही यहाँ साइबर का अपीलीय जो कामकाज है वो दिया गया है, कार्यभार जो है वो दिया गया है। तो ये चीजें यहाँ नोंद लेने लायक है। देन आफ्टर अपील टू दिस ट्रिब्यूनल shall lie from the controller or adjudicating officer. The act states that under section 57 of this act, the appellate tribunal shall dispose the cases as expeditiously as possible, यानी कि as soon as possible, त्वरित ही यहाँ इस प्राधिकरण के द्वारा, इस अपीलीय प्राधिकरण के द्वारा मामलों को जल्द से जल्द त्वरित ही खत्म करने का प्रयास किया जाएगा इस कानून के अनुच्छेद या इस कानून की धारा 57 के तहत। The tribunal is not bound by any procedure of the Code of Civil Procedure, but is to draft its procedure guided by the principle of natural justice. जिस यहाँ कहा गया है कि यह जो प्राधिकरण है वो सिविल प्रोसीजर कोड के अधीन नहीं है, मगर उसे अपना एक पूरा जो प्रोसीजरल जो नॉर्म है वो अपना सूचित करना होगा जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों के ऊपर आधारित हो, विच आर एस्टैब्लिश्ड या विच आर फ्रेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल जस्टिस। Then civil courts have been barred to exercise any jurisdiction over the cases of which the authority has been given to the cyber appellate tribunal. अब यहाँ इस कानून के तहत कुछ दंड के प्रावधान है, जो ऑफेंसेस यहाँ गिने गए हैं जिनमें काफ़ी सारे हैं जिनको देखेंगे। चैप्टर 11 of this act provides for the various offenses concerning with the cyber world or computer. Yes, तो यहाँ जो दंड है वो यहाँ 11वें अध्याय में उसकी चर्चा जो है वो की गई है। सेक्शन 65 states that any person who intentionally conceals, destroys or alters any source code of a computer when same is required to be maintained by law shall be punished for imprisonment up to 3 years and a fine of maximum rupees 2 lakh. Yes, तो कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक माहिती के साथ छेड़छाड़, टेम्परिंग, उसको चुराना, यहाँ जो कौंसिल लिखा है चुराना, उसे जो है खत्म करना, तो वो सारी चीज़ें यहाँ सजा के पात्र है। उन सारी चीज़ों को इस कानून के तहत दंड गिना गया है और उसके लिए 3 वर्ष तक की कैद हो सकती है और साथ में 2 लाख तक का आर्थिक जुर्माना भी हो सकता है। फिर द एक्ट ऑल्सो हेल्ड्स ए पर्सन लायबल फॉर रिसीविंग ए स्टॉलन कंप्यूटर रिसोर्स, फ्रॉडुलेंट यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, पासवर्ड और एनी अदर यूनिक आइडेंटिफिकेशन फीचर। कुल मिलाकर कोई भी ऐसा ऑफेंस, कोई भी ऐसी फोर्जरी, यानी कि कोई भी ऐसी 420 इस क्षेत्र में, ऑनलाइन क्षेत्र में, इंक्लूडिंग कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, तो उन सारी चीजों को यहाँ इस कानून के तहत दंड माना गया है, उनके लिए सजा के प्रावधान है। सम प्रोविजंस ले डाउन पेनल्टी फॉर पर्सोनेटिंग यूजिंग ए कंप्यूटर रिसोर्स फॉर चीटिंग अनदर पर्सन, वायोलेटिंग द प्राइवेसी, कमिटिंग साइबर टेररिज्म एंड पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्सीन और सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल, जिनमें मेनली चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है वो आज के समय का मेजोरिटी अगर देखें तो भारत में ये एक आज बहुत ही बड़ा जो है मुद्दा है। तो ऐसी सारी चीज़ों को
प्रतिबंधित करने के लिए, ऐसी सारी चीजों को दंडित करने के लिए यहाँ ये कानून में प्रावधान दिए गए हैं। अब नोडल एजेंसी कि भाई यह सारी चीजें जो है, ये जो पूरा कानून है वो किस एजेंसी के द्वारा लागू किया जाएगा, तो उसके लिए यहाँ हमारे पास कुछ स्पष्टता की गई है इस कानून में, जिसके तहत बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट शैल डेजिग्नेट any organization of the government as a national and nodal agency for critical information infrastructure protection. Yes, critical information infrastructure protection. ठीक है, तो यहाँ इसके लिए सरकार उसको उचित लगे, केंद्र सरकार उसको उचित लगे उस एजेंसी को नियुक्त कर सकती है इस कार्य के लिए। दिस एजेंसी shall also be responsible for conducting research and development in the area of critical information infrastructure जो है प्रोटेक्शन। यस, तो आज के समय में जैसे मैंने आपको बताया कि डेटा जो है वो अपना अपना डिजिटलीकरण की वजह से बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया है, और ऐसे डेटाज को सुरक्षित रखना, ऐसे डेटाज को अच्छी तरीके से स्टोर करना विदाउट एनी टाइप ऑफ, आप कह सकते हो कि किसी भी प्रकार का जो है इस डेटा में डैमेज ना हो, उस तरीके से इन ऐसी चीज़ों को रखने के लिए, ऐसी चीज़ों को संग्रह करने के लिए यहाँ ऐसे प्रोटेक्शन सेंटर्स या प्रोटेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना सरकार के लिए अनिवार्य है, और यहाँ ये सरकार की ये एजेंसी यानी कि ये नियुक्त टीम के द्वारा बनाई जाती है। तो ये नोडल एजेंसी है जो अपने आप में क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने आप में बनाए रखेगी, उनका विकास करेगी। देन इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, जिसे CERI कहते हैं। ठीक है, वो सुपर कंप्यूटर संबंधी जो है माहितियां उनको भी एनालिस करती है, साथ ही में साइबर अटैक्स भारत को, ये हमारी एजेंसी है इसलिए भारत को ये साइबर अटैक से बचाती है, कोई भी प्रकार के प्रिवेंटिव स्टेप्स भी लेती है, और बाद में जो है पोस्ट स्टेप्स है वो भी यहाँ इस एजेंसी के द्वारा ही लिए जाते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट एन एजेंसी नोन एज द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। बहुत ही महत्वपूर्ण टीम है और अपने आप में भारत में साइबर पूरे क्षेत्र में संरक्षण प्रदान करने के लिए बनाई गई है। द एजेंसी शैल कंसिस्ट ऑफ ए डायरेक्टर जनरल एंड अदर सच ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि एक DG होंगे जो उनके अध्यक्ष होंगे, और साथ ही में अन्य केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त अफसरों की पूरी टीम होगी। द टीम शैल हैव द टास्क ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, डिसमेंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू साइबर इंसिडेंट, forecast and issue alerts for cyber security incident, provide emergency measure for handling cyber security incidents. Yes, तो कुल मिलाकर साइबर सिक्योरिटी के जो है पूरे क्षेत्र को यहाँ विनियमित किया जाता है, और पूरे भारत को साइबर अटैक से, और पूरी भारत की बड़ी बड़ी संस्थाओं को, बड़े बड़े सर्वर्स को यहाँ साइबर अटैक्स से बचाने का जो है कार्य यहाँ इस एजेंसी के द्वारा किया जाता है। उसके पश्चात साइबर रेगुलेशंस एडवाइजरी कमेटी, जो अपने आप में इस कानून के द्वारा ही गठित कमेटी है जो सरकार को इस क्षेत्र संबंधी सलाह प्रदान करेगी, जिनमें द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल कंस्टिट्यूट ए साइबर रेगुलेटरी एडवाइजरी कमेटी टू एड एंड एडवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट अबाउट एनी रूल्स टू बी फ्रेम्ड अंडर दिस एक्ट, बट एज पर इट्स नेम इट इज ओनली एडवाइजरी। उसका कार्य जो है वो मात्र सलाह तक सीमित रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट बाउंड। फिर द कमिटी शैल कंसिस्ट ऑफ इट्स चेयरपर्सन एंड सच अदर ऑफिशियल्स and non-official members as the government may deem fitting. अब अमेंडमेंट्स की बारी है, जो कि हमें यहाँ इस माइंड मैप की मदद से हमें देखना है, जिनमें सबसे प्रथम बिंदु है वो कहता है कि मेजर अमेंडमेंट्स टू दिस एक्ट वाज मेड इन द ईयर 2008 व्हिच इंक्लूड न्यू ऑफेंसेस एंड मेड अदर सब्सटेंशियल चेंजेस टू द एक्ट। तो यहाँ इसका सबसे मुख्य अमेंडमेंट 2008 का माना जाता है, जिनमें काफी सारे दंडों को भी उमेरा गया और जो है अन्य कुछ नोंधपात्र फेरफार संशोधन भी किए गए हैं। अब सेक्शन 66A की बारी है, विच वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय दिस अमेंडमेंट, जो बहुत ही प्रचलित रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर सेक्शन को अपना आप में रद्द कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नल एंड वॉइड घोषित कर दिया इन श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो ये बहुत ही प्रचलित है, जिसको इस 2008 के संशोधन से इस कानून में लागू या इस कानून में जो है सम्मिलित किया गया था, विच वॉज लेटर स्टक डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जो आगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको नल एंड वॉइड जाहिर किया गया, उसे रद्द कर दिया गया। फिर डिजिटल सिग्नेचर्स मेंशन्ड इन एक्ट वाज रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बाय दिस अमेंडमेंट। ठीक है, तो ये भी एक और जो है अमेंडमेंट आया, जो कि अपने आप में सिग्नेचर के फॉर्म में
उसने चेंज कर दिया गया और नया एक बड़ा डायमेंशन इंक्लूड किया। और लास्टली अनदर चेंज बोट to it was through Finance Bill of 2017 which merged Cyber Appellate Tribunal with Telecom Dispute Settlements and Appellate Tribunal। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया इस संशोधन के तहत, जो संशोधन था फिनांस बिल 2017। ठीक है, और जो दो प्राधिकरण थे उनमें साइबर अपीलीय प्राधिकरण को टेलीकॉम डिस्प्यूट रेगुलेटरी के साथ मिला दिया गया, क्योंकि ये पहले आई थी। टेलीकॉम डिस्प्यूट रेगुलेटरी जो है वो थोड़ी पुरानी है और उसमें यह नई साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल को मिला दिया गया। तो कुल मिलाकर ये कुछ ऐसे जो है संशोधन थे। अब सेक्शन 66A के बारे में है कि वो क्या है और क्यों वो प्रचलित थी, ब्रीफली समझेंगे। वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट वाज सेक्शन 66A व्हिच डील्स विद सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू एनी कम्युनिकेशन सर्विस। यस, तो यहाँ कोई भी जो है सोशल मीडिया या डिजिटल किसी भी इक्विपमेंट का यूज करके आप कोई भी ऐसी ग्रोसली ऑफेंसिव चीजें अगर आप प्रसारित करोगे, आप ब्रॉडकास्ट करोगे, तो यहाँ इस धारा के तहत आपको जो है दंड दिया जाएगा, ऐसा प्रावधान था। द प्रोविजन वाज कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज्ड इन द केस ऑफ श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, मुंबई में यह दो महिलाओं की जो है दो लड़कियों की इनफैक्ट उनको हिरासत में लिया गया बाई इवोकिंग दिस पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, और उन्हें जो हिरासत में लिया गया और जो दो लड़कियों को यहां हिरासत में लिया गया, दे चैलेंज्ड दिस पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ द एक्ट इन द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के तहत यह पूरी धारा को अपने आप में असंवैधानिक बताया और उसे अनुचित बताया और उसे खत्म करने के आदेश दिए। ठीक है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन सेक्शन 66A ऑफ द एक्ट, और कहा गया है कि यहाँ श्रेया सिंघल के केस में उन्होंने कुछ शिवसेना, महाराष्ट्र में शिवसेना संबंधी जो उनके जो मुखिया है उस संबंधी कुछ पोस्ट को वायरल किया था, प्रसारित किया था, जिसके तहत बॉम्बे पुलिस ने उनको हिरासत में लिया था और वे सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे। Upholding it as an having a chilling effect on freedom of speech and expression as enshrined under Article 19, subsection 1, subclause A। ठीक है, तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने वाणी एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बरकरार रखा और ऐसे प्रावधानों को जो कि अपने आप में असंवैधानिक है और ऐसे मौलिक अधिकारों का हनन करते हो उन्हें असंवैधानिक बताया, उन्हें रद्द करने के आदेश भी दिए। तो ये बात रही 66A के बारे में। फिर अब इस कानून की हमें दो जो है बाजू देखनी है। एक बाजू हमें इसके मेरिट के बारे में देखना है और दूसरी बाजू हमें इसके क्रिटिक्स यानी कि इसकी आलोचना के बारे में समझना है। शुरू करेंगे आलोचना से। कुछ बिंदु है। सबसे प्रथम बिंदु कहता है कि नो इफेक्टिव पनिशमेंट मैकेनिज्म फॉर ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट, यानी कि ऑफेंस तो यहाँ जो है उनको तो मान्यता दी गई, उनको पहचाना गया, मगर दंड के लिए कोई एनफोर्समेंट एजेंसी, इफेक्टिव एनफोर्समेंट एजेंसी इस कानून के पास नहीं है। तो ये इसकी पहली आलोचना है। इन्हें पुलिस की मदद लेनी चाहिए, मदद लेनी पड़ रही है आज, तो ये नहीं होना चाहिए। उनके पास एक स्वतंत्र एनफोर्समेंट मैकेनिज्म होना आवश्यक है। ये पहली आलोचना। दूसरी, एक्ट डज नॉट प्रोवाइड एनी प्रोविजन दैट एड्रेसेस स्पैमिंग डायरेक्टली। या स्पैमिंग है, स्पैम है, क्योंकि स्पैमिंग यानी कि किसी भी व्यक्ति के इनबॉक्स को, ईमेल इनबॉक्स को लाखों मेल से भर देना, ठीक है, उसे स्पैमिंग कहते हैं। तो यहाँ भारत में कहा गया है कि इस पर्टिकुलर जो है एक्ट के लिए भारत में कोई ऐसे डायरेक्टली प्रावधान नहीं है जो इसे अपने आप में अपराध मानते हो और दंड देते हो, मगर ऑन द कॉन्ट्ररी यूएसए में और यूरोपियन यूनियन में ये प्रावधान मौजूद है उनके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कानून में। ठीक है, स्पैमिंग जो है उसे एक अपराध माना गया है और उसके लिए दंड के भी प्रावधान है। सेम गोज विथ फिशिंग। भारत में कुछ प्रावधान है मगर इतने मजबूत नहीं है कि जो फिशिंग की इस पूरी प्रवृत्ति को कर्ब कर सके, उन्हें चेक कर सके। फिर एक्ट ऑल्सो फेल्स टू एड्रेस इश्यूज फेस्ड इन इंटरनेट बैंकिंग एंड वायोलेशन ऑफ प्राइवेसी। यस, तो यहाँ वायोलेशन ऑफ प्राइवेसी के लिए भी कोई जो है भारत में कोई ऐसे प्रावधान नहीं है इस कानून में, और इंटरनेट बैंकिंग संबंधी कोई समस्या है उनको भी एड्रेस करते कोई कानून यहाँ देखने को नहीं मिल रहे। और इसीलिए
भारत में व्हाट्सएप की रो जो है वो चल रही है, क्योंकि पिछले जो है कुछ महीने पहले सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपने आप में बहुत ही कठोर हो गई थी और वे बता रहे थे कि भाई व्हाट्सएप को हम अपने प्राइवेट डेटा का डोमिनेशन नहीं देंगे, किसी भी हाल में नहीं देंगे। और उसकी बदौलत यहाँ अब वायलेशन ऑफ प्राइवेसी जो है वो धीरे धीरे जो है वायलेशन ऑफ प्राइवेसी यानी कि जो हमारी पर्सनल हमारा डेटा है वो अब भारत के सर्वर में ही स्टोर होगा, ठीक है। अन्यथा वो हमारे हाथ में नहीं रहता, हमारी प्राइवेसी वायोलेट हो सकती थी। एक्ट डज नॉट ले डाउन एनी प्रोविजन प्रोटेक्टिंग बैंकिंग कस्टमर, यानी कि बैंकिंग कस्टमर, क्योंकि बैंक आज लगभग उसके जो सारे ट्रांजेक्शन है वो ऑनलाइन है, तो ऐसे में भी यहाँ उसके कस्टमर के लिए उनके कस्टमर के हितों की रक्षा करते कोई ऐसे कानून यहाँ मौजूद नहीं है। ये इसका और एक आलोचना का बिंदु है। और लास्टली, प्राइवेसी ए फंडामेंटल राइट आफ्टर पुट्टुस्वामी जजमेंट नीड्स टू बी एड्रेस्ड प्रॉपर्ली इन द एक्ट एज वेल। तो यहाँ प्राइवेसी यानी कि निजता यानी कि एक बहुत ही हमारा महत्व का मौलिक अधिकार, तो उसे संबंधी भी यहाँ कुछ प्रावधान करने चाहिए, क्योंकि अपने आप में हमारे पर्सनल डेटा जो है उसका उपयोग बहुत ही गलत तरीके से किया जा रहा है विदाउट कंसर्न, यानी कि कोई ऐसी माहिती, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन के बिना। तो ये भी चीज़ें यहाँ हमें समझनी होगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, हमें इसके कुछ महत्व के बिंदु देखने हैं, जो कि 5 बिंदु है टोटल, जिनमें सबसे प्रथम कहता है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट तो होगा ही, क्योंकि पूरे क्षेत्र को विनियमित करता है। जो इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य है उसके पूरे क्षेत्र को विनियमित करता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस को मान्यता प्रदान करता है, ई गवर्नेंस के लिए भी प्रावधान करता है। तो अपने आप में महत्वपूर्ण तो यही है। दूसरा बिंदु, Act played major role in developing email as a legal and valid form of communication that can be adduced as evidence before the court। तो जो हमने देखा था कि इस कानून की वजह से भारतीय जो पुरावा अधिनियम है, जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, उसमें भी संशोधन करना पड़ा। तो ये वो बिंदु है, ईमेल को एक एविडेंस अब कोर्ट के द्वारा जो है माना जाता है। तो ऑल थैंक्स टू दिस पर्टिकुलर एक्ट। फिर तीसरा बिंदु, एक्ट गिवन रिकॉग्निशन टू डिजिटल सिग्नेचर। यस, ये डिजिटलीकरण का युग है, तो इनमें डिजिटल हस्ताक्षर को मान्यता प्रदान करना वो भी एक महत्वपूर्ण बात है। ये इसका तीसरा महत्व का बिंदु। फिर एक्ट प्रोवाइड्स प्रोविजन फॉर ई गवर्नेंस बाय अलाउइंग एप्लीकेशन एंड फाइलिंग थ्रू इंटरनेट। यस, तो सुशासन, शासन, इलेक्ट्रॉनिक शासन जो है वो भी इस कानून की ही भेंट है। और अंततः एक्ट ऑल्सो ट्राइड टू एड्रेस द इश्यू ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया बाय प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक ऑफेंस एंड एस्टेब्लिश वेरियस अथॉरिटीज टू कंट्रोल द सेम। जैसे हमने हमारी जो है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम देखी थी। तो ये सारी चीजें हैं जो कि अपने आप में इस कानून को महत्वपूर्ण बनाती है। ये 2 इसके अलग अलग भाग थे। तो आज हमने इस पूरे कानून को देखा, इस कानून का परिचय से लेके हमने इसके जो है आलोचना एवं इसके महत्व के बारे में समझा, इसके महत्वपूर्ण प्रावधान देखे, इसका मूलभूत उद्देश्य देखा। तो यही सारी चीजें थी। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे इसी महत्वपूर्ण और विशेष श्रृंखला के एक और उपाख्यान में, एक और कानून को लेकर, और चीज़ों को इसी तरह पढ़ने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। साथ ही हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी चैनल को शेयर कीजिए, ताकि महत्वाकांक्षी छात्रों को घर बैठे ऐसी चीज़ों का लाभ मिले, वे प्रबुद्ध बने। तो आज इतना ही, हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। जय हिंद।